मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव और अच्छी कविताओं के रचनाकार राजेंद्र राजन जी को, इनकी एक और खासियत ज्ञान की ज्योति को फैलाने में भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और ये गोदरगांवा के हैं। आज इनका ईमेल भी देखेंगे तो गोदर राजन के नाम से है आईडी। तो मैं गोदरगांवा से पधारे हुए और प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अभियान को गति दे रहे इस उम्र में भी मैं इन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ आकर खड़ा हो चुके हैं। अध्यक्ष मंडली के साथियों, हमारे मुख्य अतिथि विभूति बाबू, आप सब, घाटशिला का नाम सुनते ही मेरे शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। 4 साल पहले की घटना है। मुक्तिबोध की शतवार्षिकी का शुभारंभ पूरे देश में कहाँ से हो, अनेक जगहों से आमंत्रण मिले और घाटशिला का चूंकि पहला आमंत्रण था, इसलिए मैंने घाटशिला का आमंत्रण कबूल किया था और शेखर मलिक को सूचना भी दे दी थी कि किस ट्रेन से मैं आ रहा हूँ, और जिस ट्रेन से आज आया उसी ट्रेन से आने की सूचना इनको दी थी। लेकिन अचानक एक दिन पहले हृदय रोग की बीमारी के चलते अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और ऑपरेशन की नौबत आ गई। तो फिर इस बार डर रहा था कि घाटशिला है और उसी ट्रेन से जाना है, तो इसीलिए 4-5 दिनों तक हमने कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं बनाया कि घाटशिला जाने के पहले ऐसा दबाव नहीं हो जाए कि फिर से अस्पताल में दाखिल हो जाओ। और इसी बात का मैंने जब जिक्र किया तो बंगाल से अमिताभ चक्रवर्ती का टेलीफोन आया कि आप अस्पताल में दाखिल हैं। तो लगा कि घाटशिला के साथ अस्पताल का संबंध मेरे साथ जुड़ गया है, आप लोगों के साथ नहीं। लेकिन इस बार घाट पार करके ही मंजिल मिलती है और घाटशिला पहुंच गया हो तो मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नजर नहीं आती है। इसलिए कि अभी जयनंदन जी ने आपको बताया कि लगातार मैं इनको परेशान करता रहा था कि झारखंड का सम्मेलन कब होगा, कहाँ करेंगे। कभी नहीं कहा कि नहीं होगा, होगा। जगह का हम लोग चयन कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ से चिंगारी नजर आई तो मैंने सुझाव दिया इनको घाटशिला में कीजिए, चिंगारी को ज्वाला के रूप में धधकने दीजिए। अगर किसी के भीतर बेचैनी है, छटपटाहट है, तो रास्ता निकल आएगा। अगर बेचैनी नहीं हो, छटपटाहट नहीं हो, शौकिया संगठन चलाने की अगर बीमारी बन गई हो तो पुराने लोगों की ये कमजोरी बन जाती है कि अब चलो जिस ढंग से चल रहा है चलने दो, जो लिख रहे हैं वही काफ़ी है। लेकिन अब तो सभी महसूस करने लगे हैं कि जो लिख रहे हैं वही काफ़ी नहीं है। बेचैनी छटपटाहट आपके भीतर घट रही है और आप उनके बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनके लिए लिख रहे हैं। तो आपका लिखना कितना सार्थक है या जो लिख रहे हैं वो कितनी जिल्दें आपकी अलमारियों में सजेगी, पुस्तकालयों में पहुंचेगी कि नहीं, पाठकों के हाथ में जाएगी कि नहीं, ये सवाल आज दरपेश है। और इसलिए हमने कहा था कि शेखर मलिक के भीतर एक छटपटाहट और बेचैनी है, क्योंकि झारखंड का प्रतिनिधित्व जितने आयोजन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या पड़ोसी प्रांतों में, तो शेखर मलिक झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शेखर मलिक पर विश्वास कीजिए। और मुझे खुशी है कि झारखंड प्रदेश ने इन पर विश्वास किया। कुछ दिनों कबल जब मिथिलेश जी से बातचीत भी हुई और इनसे मुलाकात भी हुई
इन्होंने कहा कि अब शेखर मलिक के ऊपर हम लोगों को यकीन हो गया है कि वो नए युवाओं के साथ ही नहीं, पुराने लोगों के साथ भी जुड़ के घाटशिला में सम्मेलन संभाल लेगा। और आज आपका सम्मेलन सफल हो रहा है, सफल हो जाएगा, इसकी कामना आप सब मिलकर कर नहीं रहे हैं, इस आयोजन का हिस्सा बन गए हैं। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। मैंने जिस बात की चर्चा की थी कि आप लिख रहे हैं और आपने लिखे हुए की सार्थकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी एक जबरदस्त सवाल उठा हुआ है। मंगलेश डबराल जो कवि और गद्यकार दोनों रूप में चर्चित थे, जाने जाते हैं, और उनकी रचनाएं कहीं से भी आप जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जिस सिद्धांत और आदर्श के साथ जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं है, जुड़ी हुई है। और उन्होंने उनका एक बयान है जो जबरदस्त रूप से अभी चर्चा में है कि मुझे अपने लिखे हुए से मोह भंग हो गया। जितने उपन्यास और कहानियां लिखी जा रही हैं वो व्यर्थ है, और जिस भाषा में मैंने जन्म लिया और लिखा, मुझे शर्म है। ये मंगलेश डबराल के शब्द हैं, और वो सब आक्रोश में, अगर आप हताश हो जाते हैं, रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, बेचैनी आपके भीतर मर जाती है, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं कि मुझे वो भंग हो गया, जो लिखा वो व्यर्थ, और आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अपनी भाषा से भी शर्म महसूस होने लगे। इससे बढ़ के और खतरनाक समय क्या होगा? इसलिए ये सवाल आज के समय का खतरा क्या है, इसकी चर्चा जिस रूप में की गई उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चर्चा के विरुद्ध लड़ा कैसे जाए? अभी जलेश और जसम के साथियों ने आके एकजुटता जाहिर की और कहा कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता है। अरे अंतर मालूम नहीं पड़ता है तो अलग अलग है क्यों? केवल सम्मेलनों के समय एकता की बात हो, केवल सम्मेलनों के समय अंतर नहीं है, इसकी चर्चा हो, ये रस्म अदायगी है, और कहूँ तो बौद्धिक बेईमानी है। माफ करेंगे, और जलेश जसर तीनों के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो छटपटाहट, वो बेचैनी क्यों नहीं है? दुश्मनों से क्यों नहीं सीखते हैं? अभी जो दूसरी बार आगमन हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं फासिज्म की काली ताकतें हमारे माथे पर नाच रही है, 44 संगठनों की एकता बनाए, 44 राजनीतिक पार्टियों की एकता, मुकम्मल एकता। अपना सीट बीजेपी ने सिटिंग सीट पार्लियामेंट का दे दिया, आपके यहाँ भी, बिहार में भी, दूसरी जगहों में भी, पूरे देश में। और तब इसके बाद जो अकेले सांप्रदायिक शक्ति पहली बार हिंदुस्तान में सत्तारूढ़ हुई है, उसे सीखते नहीं हैं आप। और तब केवल एकता की बात हम करें सम्मेलनों में, प्रस्तावों में, ये बेईमानी नहीं है हम सब की, किसी एक को मैं नहीं कह रहा हूं, हम सब की। तो साहित्य किस बात के लिए? इतिहास सांप्रदायिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इतिहासकार हो कि नहीं, इतिहास रच रहे हैं, और सांप्रदायिकता आधारित इतिहास रचा जा रहा है। राजनीति सांप्रदायिकता की सर चढ़कर नाच रही है, और सांप्रदायिकता की ताकत एकजुट होकर सत्तारूढ़ है। आपस के तमाम अंतर विरोधों को खत्म करके वो एक बन के इस देश के अंदर आज पूरे देश को भगवाकरण कर चुका है। आज अकेले वो सबके माथे पर बैठा हुआ।
इतिहासकारों में भी वहाँ वो है जो प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच के इतिहासकार है, वो कहते हैं देश के अंदर सांप्रदायिक फांसीवाद जिस रूप में है, मुकाबले के लिए एकजुट लड़ाई की जरूरत। और रामचंद्र गुहा जैसे साहित्यकार जिनकी चर्चा आपके सामने आई, क्या हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता आ ही नहीं सकता, लोकतंत्र है। और राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी, वाम पार्टियों के अंदर भी इस बात की एकता नहीं बन सकी है कि सांप्रदायिक फांसीवाद इस देश के अंदर कायम हो चुका है कि नहीं। लेकिन हम प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच सबों को आमंत्रित करके आज से 3 साल पहले चंडीगढ़ में लेखकों का फासिस्ट विरोधी लेखक सम्मेलन किया और खुलेआम ऐलान किया कि देश के अंदर सांप्रदायिक फांसीवाद, हिंदुत्ववादी राजनीति के सहारे लोकतांत्रिक खोल में आज आई है और इसका चेहरा राष्ट्रवाद का होगा। अब तो खुलेआम, जैसे हिटलर कहता था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अब तो आरएसएस बीजेपी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम ला रहे हैं। आप देख रहे हैं, शरीर है भगवा का और हाथ में है तिरंगा। बड़े बड़े स्टेशनों पर, बड़े बड़े मैदानों में बड़ा बड़ा तिरंगा कभी फहरा था, तिरंगा हाथ में होते थे, तिरंगा दिल में होता था। आज तिरंगा मैदान और सरकारी भवनों पर है और बड़े बड़े तिरंगा। ये क्या है? राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराओ, भगवा पहनो और देश के अंदर हिंदुत्ववाद की सांप्रदायिक राजनीति को थोप दो। और यह हिंदुत्व आधारित सांप्रदायिक राजनीति, इसका मुकाबला क्या अकेले कोई कर सकेंगे? कोई राजनीतिक पार्टी है? सामने है, आपके सामने नज़ारा 2019। कोई है? किसी की ताकत नहीं है, एक पार्टी नहीं लड़ सकती है। और राजनीतिक पार्टियों के अंदर अभी भी अपनी अपनी पहचान, अपना अपना बथान, अपनी अपनी दुकान चलाने की जो बीमारी है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकी है और इसलिए निराशा है। साहित्य एक मात्र है, इसने सांप्रदायिकता के विरुद्ध में अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को कुंद नहीं होने दिया। और इसलिए कौन मारे गए, किनके ऊपर खतरा है? अब तो ऐसा कानून बन गया कि आप अरवन नक्सली हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों का कार्ड में नाम छपा है, जो लोग आप हैं, जो लोग ऊपर हैं, सबों के सभी अरवन नक्सली घोषित करके कोई प्रमाण नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, जेल की सीटों में डाल दिए जाएंगे। आ गया कौन? जिस आधार पर जानकारियां चाहते थे सूचना अधिकार का, उसको शिथिल कर दिया गया। न्यायपालिका उसके मुट्ठी में है, सीबीआई उसके गिरफ्त में है। कठपुतली की तरह जैसे नचाता है, नाचता है, प्रशासन उसके हाथ में है। हम आप अगर इस स्थिति में भी मुकाबले के लिए एकजुट होने की बात नहीं करेंगे, मुकम्मल एकता नहीं बनाएंगे, वास्तविक एकता नहीं बनाएंगे और जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता को संगठित नहीं करेंगे, तो रास्ता नहीं निकलेगा। पहले कहा जाता था सपने देखो, सपने से शुरुआत होती है। अब सपने देखो काफ़ी नहीं है, अब बेचैनी पालो। सपने के साथ अगर बेचैनी नहीं है आपके साथ, तो आपके ख्वाब पानी के बूंद की तरह है जो मिट जाएंगे। और अगर आप अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपने भीतर उस आग को जलाना होगा। राहुल संकीर्तन की एक कहानी याद आ रही है, जिसमें कहानी का शीर्षक और पूरी घटना याद नहीं है, लेकिन उसका है एक आदमी अंधेरे में आग उगल रहा है, अंगारे फेंक रहा है मुंह से अंधेरे में। राहुल संकीर्तन उस जमाने में अपने पात्र के मुंह से अंगारे उगलवा रहे हैं। और हम आप आज इस समय में भी अपने हृदय को चीर कर अंगारे उगलने की ताकत अगर पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आपके हाथ की कलम छीन ली जाएगी। और ये नौबत आ चुकी है। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी
चुनौती यही है हमारे सामने कि हम इस दौर में कैसे आगे बढ़े, कैसे काम करें। हम कलम को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए कलम को बिकने नहीं दिया। स्वाधीन कलम है, ये हम गौरव के साथ अनुभव करते हैं और इसलिए इस कलम की स्वाधीनता देश की स्वाधीनता के साथ जुड़ गई है और उम्मीद केवल साहित्यकारों से है। और इसलिए आज के दौर में संगठन की अहमियत सबसे ज़्यादा है। साहित्यकारों के संगठन की अहमियत को प्रेमचंद ने समझा था 1936 में। क्या था इसी सज्जाद जहीर से, जिस सज्जाद जहीर और रजिया सज्जाद जहीर को आप याद कर रहे हैं, जिसके साथ भी फिर नाम आ जाता है शेखर मलिक का। ये पति पत्नी सज्जाद जहीर और रजिया सज्जाद जहीर बनकर बेचैन है और रजिया सज्जाद जहीर बना दिया बीबी को और अपने बन गए सज्जाद जहीर और बुला लिया हम लोगों को। तो सज्जाद जहीर ने जब बुलाया था तो उनके जेब में 150 रुपये मात्र थे। रोशनाई पढ़िए सज्जाद जहीर की किताब, मात्र 150 रुपये थे। पूरे देश के लेखकों को जुटाया और कहाँ ठहराएंगे, जगह नहीं। प्रेमचंद भी एक इक्का पर चढ़ के उनको लेने वाला गया, लौट आया। प्रेमचंद को पहचाना ही नहीं कि ठेवना तक धोती पहने, हम लोगों की तरह सफ़ेद झकझक धोती कुर्ता प्रेमचंद को नहीं था और एक मर्द महिला कुर्ता और कांख में पोटली जमाए, कोई नहीं पहचाना। और वो खोजते पहुंच गए सज्जाद जहीर के घर पर और लजा के सज्जाद जहीर पानी पानी हो गए। तो प्रेमचंद आज तो हमको लाने के लिए गाड़ी चली गई, लेकिन सब प्रेमचंद को लाने के लिए गाड़ी भी नहीं गई और जितने प्रतिनिधि आए लखनऊ में उनको ठहराने के लिए कोई जगह नहीं, खाने का कोई उपाय नहीं। आज तो देख रहे हैं बड़ा चढ़ा हुआ है, चूल्हा चक्की सब जल रही है। कुछ नहीं था, कांग्रेस का पंडाल सजा था, उसी में बैठ गए। कांग्रेस का भोजनशाला था, उसी में जाके खा लिया। और हसरत मोहनी ने एक हॉल के किराया का पैसा दे दिया तो उस हॉल में जाके सम्मेलन कर लिया और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई। और प्रेमचंद ने कहा इसी की तो जरूरत थी, आज इसी की तलाश में तो परेशान था और भटक रहा था। और आज प्रेमचंद की बेचैनी और छटपटाहट, प्रेमचंद 31 जुलाई को हम प्रेमचंद जयंती मनाएंगे। और प्रेमचंद का 1936 प्रगतिशील लेखक संघ एक बड़ी रचना, 1936 में ही उनकी बड़ी रचना गोदान आई। और गोदान में एक पात्र है जो कहता है, मोची है वो, जो कहता है तुम तो हमारी इज्जत ले लिए, अपना धर्म हमको दोगे, अपना धर्म नहीं दे सकते हो तो हमारी जाति ले लो। और जबरदस्ती उसके मुंह में हड्डी डाल देता है। तो प्रेमचंद 36 में ये हिम्मत कर सकते हैं कि धर्म नहीं दोगे तो जाति तुम्हारे ऊपर हम आरोपित करते हैं। और आज सांप्रदायिकता के खिलाफ सभा सम्मेलनों से हम चेतना जगाने का काम कर सकते हैं। रचनाएं अगर पाठक पढ़ें तो उनके भीतर चेतना आ सकती है, लेकिन जरूरत है कि कितने लोग पढ़ पा रहे हैं। अब तो मैं जानता हूँ अपने पैसे से किताबें छपती है, आप प्रकाशकों से किताबें नहीं छपा सकते। बड़े नाम छापते हैं वो, और बड़े नाम उन्हीं को छापते हैं जो उनके किताब खरीदवा सके, उनकी किताब पुस्तकालयों में पहुंचाई जा सके, जिनके माध्यम से वैसे नाम की किताबें वो छापते हैं। या आप उनकी किताबें थोक में खरीद लीजिए, बांटिए कि बेचिए कि जो कीजिए, लेकिन पैसे दे दीजिए, बड़े प्रकाशक आपकी किताबें छापेंगे। तो बड़े नाम और पैसे वालों की, चाहे वो माफिया हो कि कोई हो, उसकी किताबें छाप लेते हैं। लेकिन आप जैसे लेखक, अभी हमारे इफ्ता के साथी बहुत अच्छी बातें बोले, सबको नाटक चाहिए, अच्छी नाटकें नहीं है। गीत चाहिए, हमको गीत गाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं। नाटक की किताबें अनगिनत लिखी जा रही हैं, उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं, लेकिन आप बड़े नाम के साथ अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। बड़े प्रकाशकों के यहाँ से छपी हुई किताबों में खोजेंगे नहीं मिलेगा।
छोटी किताबें, छोटी पत्र पत्रिका है, इसमें जो नाटक और किताब गीत लिखे जा रहे हैं वही है समाज बदलने की ताकत। और उन्हीं से आपको चुनना पड़ेगा और उसी को हमको अपनी ताकत, अपना संबल समझना होगा। इसलिए छोटी रचनाएं, छोटे लेखक और छोटे प्रकाशक और इनके माध्यम से जो रचनाएं हम तैयार करके निकाल पाते हैं वही ये चीज़ें। आज तो बड़े लोग बांटते हैं अपनी किताबें। उनकी एक बड़े कवि से पूछा, आपकी कितनी किताबें छपी हैं? अमुक प्रकाशन से छपा है। कहा कितनी किताबें छपी हैं? तो 300। तो कहा उस किताबों की बिक्री कितनी हुई? कहा अमुक दुकान से जाके पूछिए। मैं भी जिद में चला गया उस दुकान पर, पूछा उनकी किताबें कितनी बिकी? कहा 5 भी नहीं। क्या उनके यहाँ गया, कहा कि आप कहते हैं कि हम पर आप चर्चा नहीं करते हैं, तो अपनी किताब दीजिए। तो हमको इतनी ही किताबें दिया है, अमुक अमुक आलोचक को मैं भेज दिया हूँ। अरे आलोचकों के लिए लिखते हो? बड़े लेखक अब आलोचकों के लिए लिखते हैं। बड़े लेखक अब अगर किताबें वो बचवा सकते हैं तो इसके लिए लिखते हैं। जनता के लिए उनकी रचनाएं नहीं है। जरूरत है आज जनता के लिए लिखो। और इसीलिए हम छोटी पुस्तिकाएं, छोटी रचनाएं इस तरह की रचे और छोटी पत्र पत्रिकाएं इस तरह की निकाले और जनता के बीच जाए। आज़ादी के आंदोलन की चर्चा हुई। आज़ादी के समय क्या लेखकों से पूछा गया था कि तुम अपनी कलम को तलवार बनाओगे? माखनलाल चतुर्वेदी से पूछा था, दिनकर से पूछा था, उनकी रचनाओं को पढ़ के कैसे लोग उद्वेलित होते थे, आंदोलित होते थे। पूछा था कि अब हम मिलकर रो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र से कि तुम अपनी कलम को हथियार बना लो। जरूरत समझी कलम को हथियार बनाया। आज अगर जरूरत नहीं समझ रहे हैं आप तो उस तरह का खतरा नहीं मोल रहे हैं। पाब्लो नेरुदा का नाम जपते हैं, जेल में सड़ गया। फैज अहमद फैज पाकिस्तान की जेलों में सड़े या देश से बाहर रहे। लड़ते हुए लेखक कवि अगर हमारे पुरखे एक रास्ता दिया है तो आज के इस दौर में जो खतरनाक दौर है, खतरनाक तरीके से आपको जीना पड़ेगा, खतरनाक तरीके से लिखना पड़ेगा और राहुल के उस पात्र की तरह अपने दिल को चीर कर अंगारे उगलना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।